एट्रिया की वजह से। और जब एट्रिया क्या करे, इसलिए इस साउंड का नाम है एट्रियल क्लिक। जब एट्रिया क्लिक करे, कंट्रैक्ट करे, तब ये साउंड हम सुनते हैं। तो एट्रियल क्लिक इज द अनदर नेम फॉर S4, वेंट्रिकुलर गैलोप इज द अनदर नेम फॉर S3। ठीक है जी, आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। So these are the sound, और believe me 1 or 2 MCQs from heart sounds and their mechanism, कि हम कब सुनते हैं और किन किन कंडीशन में होते हैं। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट लिखे एक और MCQs की तरफ, इंपोर्टेंट वन। ठीक है, लिखे अ पेशेंट नोन केस ऑफ a 38-year-old मेल या फीमेल, लेके known case of rheumatic fever। rheumatic fever दिया था कि नहीं? rheumatic fever पढ़ा है ना आप लोगों को, वीडियो में मिला था rheumatic fever। इट इज ऑटो इम्यून डिजीज इन विच सोर थ्रोट इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनते। इसमें कौन सा क्राइटेरिया है? जोन्स क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या है? जोन्स क्राइटेरिया, मेजर जोन एंड माइनर जोन्स क्राइटेरिया। वेरी गुड। rheumatic fever now presented with dizziness, fatigue, fatigability, and progressive mild dysphagia। What is dysphagia? Difficulty in swallowing the food। फूड खाने के दौरान डिफिकल्टी को क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। ठीक है। On auscultation there is ओपनिंग स्नैप। ये वर्ड याद रखें, ये मैं दूसरे मार्कर पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर टेस्ट करता है। ठीक है, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज ओपनिंग स्नैप मिड डायस्टोलिक मर्मर। ओपनिंग स्नैप मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है जी। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इसकी डायग्नोसिस हमने बनानी है। मरमर के हिसाब से इसकी डायग्नोसिस आसान बन जाती है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट वन। एग्जामिनर थोड़ा बहुत और भी बताएगा आसान करने के लिए, लेकिन मैं आसान नहीं करता। ठीक है ना, इतना ही काफी है। तो आप लोग बताएं इसकी डायग्नोसिस क्या हो सकती है। देखें यहाँ पे आप लोग एक कंसेप्ट याद करें कि जिस बंदे को पहले से कौन सा फीवर हुआ हो, रूमेटिक फीवर, उन लोगों में फ्यूचर के अंदर चांसेस होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज की। किस चीज की? रूमेटिक हार्ट। रूमेटिक फीवर इन अनट्रीटेड कंडीशन, या ट्रीट हो भी जाए इन द कमिंग ईयर्स, द पेशेंट मे डेवलप रूमेटिक हार्ट डिजीज। और हार्ट के अंदर ये वाल्व को टारगेट करता है, वाल्व को। द मोस्ट कॉमन वाल्व इज माइट्रल वाल्व। कौन सा है? माइट्रल वाल्व। मरमर आया है, मरमर। तो चेम्बर्स का इशू है कि वाल्व का इशू है? वाल्व का इशू है। और रूमेटिक फीवर में मोस्ट कॉमन वाल्व। अब माइट्रल वाल्व में दो बीमारियां हैं, या तो माइट्रल स्टीनोसिस है या माइट्रल रीगर, उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। इससे आपको मजीद दो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे आगे। देखें, इफ दिस इज अ हार्ट, नीड योर अटेंशन। हाँ, दिस द हार्ट। हाँ जी, जल्दी लेबल करें। दिस राइट एट्रियम, लेफ्ट एंड ऐसा है। ठीक है, अब इधर फोकस करें। मैं यहाँ पे एक और एमसीक्यू लिखता हूँ, पोस्टीरियर मोस्ट चेम्बर ऑफ हार्ट। ये अलग एमसीक्यूज है, एफसीपीएस तक आता है क्वेश्चन, इतना इंपोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ एंटीरियर मोस्ट चेम्बर ऑफ हार्ट। हाँ जी, आप लोगों के ख्याल में क्या है? पोस्टीरियर मोस्ट, हार्ट का कौन सा चेम्बर है जो सबसे पीछे है, बैकवर्ड है, बैक साइड पे? आंसर इज लेफ्ट एट्रियम। एक्सीलेंट। वो क्या है?
लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और सबसे फ्रंट पे राइट वेंट्रिकल है। क्या है? राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल इज इन द फ्रंट और लेफ्ट एट्रियम इज इन दी बैक साइड। चेस्ट ट्रोमा हो या ना चेस्ट स्टैब इंजरी हो, इसमें हार्ट की कौन सी चैम्बर जाएगी पहले? राइट वेंट्रिकल, क्योंकि ये फ्रंट पे पड़ा है। कौन सा सेफ होगा? लेफ्ट एट्रियम, ये बैक साइड पे पड़ा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे वाल्व का नाम क्या था? ये कौन सा वाल्व है? माइट्रल वाल्व। अब इधर फोकस। हाँ, अगर माइट्रल वाल्व साइज में क्या हो जाए? नैरो, इसको कहते हैं स्टीनोसिस। और अगर ये बंद ना हो और इससे वापस ब्लड वापस जाए तो उसको क्या कहते हैं? रिगर्जिटेशन। अगर इसकी माइट्रल क्या हो चुकी है? स्टीनोसिस, तो इधर से इधर ब्लड क्या हो मिलेगा? कम या ज्यादा? हाँ, माइट्रल वाल क्या है? नैरो है, तो ब्लड का नीचे जाना कम होगा, कम। तो ज्यादा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में रहेगा, और जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड बढ़ेगा इट विल लीड टू लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन। हो सकता है कि नहीं? कि जो लेफ्ट एट्रियम है वो साइज में क्या हो जाएगा? डायलेट। एंड इट इज विच चेम्बर? इंटीरियर मोस्ट और पोस्टीरियर। और जब ये बढ़ जाएगा पीछे की तरफ से इट कैन कंप्रेस एसोफेगस। ये पीछे से जाकर किसको कंप्रेस करेगा? एसोफेगस। तो फिर बंदा जब फूड खाएगा आसानी से खाएगा। देयरफॉर द पेशेंट इज डिस्पेजिया। जेम से क्यों याद रखें, डिस्पेजिया किस हार्ट डिजीज में होता है? जब लेफ्ट एट्रियम क्या हो जाए? डायलेट हो जाए, और बैक साइड से जाकर किसको कंप्रेस करे? एसोफेगस को। द पेशेंट विल फील डिफिकल्टी इन द स्वॉल्विंग, दैट इज कॉल्ड डिस्पेजिया। अब इधर देखें, फिर लेफ्ट एट्रियम डायलेट हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम पहले उतना था, अब ज्यादा ब्लड की वजह से इतना बन गया ना, इतना बन गया, क्योंकि माइट्रल वाल क्या है? नैरो है। अब इधर एमसीक्यू सुन ले, मजीद आगे क्वेश्चन देखे। इसमें जब ब्लड आया, ब्लड हमेशा हार्ट तब लेता है जब हार्ट की सेल क्या हो? रिलैक्स हो। और हमेशा ब्लड तब निकलता है जब हार्ट क्या करे? कंट्रैक्ट करे। ये समझ आ रही सबको? फिर ना लेके इधर देखे, मैं टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ सबको लिखने के लिए, क्योंकि इंपोर्टेंट एरिया है। देखे, जब एट्रिया में ब्लड आ रही है, ब्लड, ये वाल भी क्लोज है और ये भी क्लोज है, ऐसा है कि नहीं? जब ये ब्लड ले रही है, दोनों फिल हो रही है, दोनों वाल क्या है? क्लोज है। जब ब्लड बहुत ज्यादा आ जाए, ये बढ़ जाए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल ओपन होगा कि नहीं? और यहाँ पे माइट्रल वाल ओपन होगा। बात समझ आई कि नहीं? एमसीक्यूज, व्हाट इज कंट्रैक्शन? सिस्टोल कंट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। कौन सा वाल है यहाँ पे? माइट्रल, यहाँ पे ट्राइकस्पिड। एट्रिया ने ब्लड ले ली है, ये दोनों ब्लड से क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं, तो एट्रियल प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। वाई? बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। और ये ब्लड का वॉल्यूम एक आगे प्रेशर लगाता है इस वाल पे और इस वाल पे, ताकि दोनों क्या हो जाए? ओपन हो जाए। अब ये दोनों जो ही ओपन होंगे तो ब्लड ऑटोमेटिक आना शुरू करेगा कि एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा। आवाज एमसीक्यूज है। ये ब्लड बॉडी भर गई है पानी से, और उसने जब प्रेशर लगाया उस वॉल्यूम ने, और उसने वॉल को क्या किया? ओपन। तो ये तो डिसेंडिंग फैशन में नीचे आ रही है, तो ब्लड खुद आएगी या कंट्रैक्शन में आएगी? खुद आएगी। भाई ब्लड है, ब्लड ब्लड पूरा ओके, तो हमने जाना है सिर्फ इसको ओपन करना है, इसका मतलब। और रैपिड आएगी कि नहीं स्लो? रैपिड फिलिंग इसको कहते हैं। एमसीक्यूज ये एग्जाम में याद रखे कि एट्रिया से 90% ब्लड जब किसको मिलती है? ये खुद जाती है प्रेशर की वजह से। जब इसमें वॉल्यूम 100 में से कितना परसेंट रह जाए? 10। अब ये 10% इतना प्रेशर नहीं है कि इन दोनों वाल को क्या रखे? ओपन। तो इसको नीचे ले जाने के लिए फिर एट्रिया क्या करती है? कंट्रैक्ट करती है। तो 10% इज कंट्रैक्शन फिलिंग। ये मैंने बेसिक में पढ़ाया भी था, ठीक है। इसको एट्रियल सिस्टोल कहते हैं, कंट्रैक्शन सिस्टोल। तो वेंट्रिकल फिलिंग डिपेंड अपॉन एट्रियल सिस्टोल और इट डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। बहुत से लोग 50-60 साल के लोग जिसका एट्रिया कंट्रैक्ट भी नहीं हो रहा फिर भी जिंदगी जी रहे, वजह यह है कि स्टिल कितना परसेंट फिलिंग हो रही है? 90% फिलिंग हो रही है। तो अगर प्रेशर बढ़ जाए ना, प्रेशर से ब्लड जाए तो रैपिड फिलिंग है। हाँ से ज्यादा किस वजह से होगा? 90% वॉल्यूम ऑफ द ब्लड से। 10% फिर एट्रिया से किससे करेगा? कंट्रैक्शन के।
तो ये एमसीक्यूज पक्का याद रखे कि एट्रियल कंट्रैक्शन कंट्रीब्यूट हाउ मच ब्लड टू वेंट्रिकुलर फिलिंग, आंसर इज 10%। ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इधर फोकस करें भाई। ओके, ब्लड यहाँ पे ब्लड बहुत ज्यादा है। जब ब्लड ये ज्यादा है कितना परसेंट ये नीचे जाएगा अब्दुल्ला? इस टाइम ये कंट्रैक्ट में होंगे कि रिलैक्स में? रिलैक्स में होंगे। एक्सीलेंट। किस में होंगे? सिर्फ कंट्रैक्ट आखिर में करेंगे जब कितना परसेंट रह जाए। आप लोग को इस चीज की ब्यूटी बता रहा हूं कि किस तरह आता है। ये जब बढ़ जाए 100% ब्लड से, दोनों, क्योंकि दोनों एट अ टाइम ब्लड देते हैं नीचे और एट अ टाइम आगे ब्लड देते हैं। बोथ एट्रिया कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम, बोथ वेंट्रिकल कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम। क्लियर है? बट नॉट ऑल चेंबर कंट्रैक्ट एट द सेम टाइम। अब सुन ले, ये दोनों क्या है? रिलैक्स है। वॉल्यूम 100% बढ़ गया, दोनों वाल क्या हो गए? ओपन हो गए। लेकिन इस वाल के अंदर मसला यह है कि नेरो है, स्टीनोसिस है। इसमें क्या है? स्टीनोसिस है। अब एट्रिया कंट्रैक्ट है कि रिलैक्स पड़ी है? एट्रिया क्या है? रिलैक्स है। तो एट्रियल डायस्टोल है कि नहीं? डायस्टोल। ये डायस्टोल में है और अब नीचे क्या दे रही है? ब्लड। जब ये थोड़ा सा ब्लड देगी, ब्लड, और इसका डायस्टोल थोड़ा सा आगे जाए, टाइम ले, तो ये सोचता है कि यार इधर से ब्लड नीचे ज्यादा जा रही है, इधर से ब्लड नहीं जा रही है। तो जब ये डायस्टोल का थोड़ा टाइम गुजारता है, उसको पता चलता है कि मुझसे ब्लड का लोड क्यों कम नहीं हो रहा। बात समझ गए कि नहीं? तो मिडल में, डायस्टोल के मिडल में ये जोर ज्यादा लगाएगा कि नहीं? ये ज्यादा जोर लगाएगा ताकि ज्यादा ब्लड नीचे जाए। उस ज्यादा जोर लगाने से जो ब्लड का प्रेशर है किस वाल पे लगता है? इससे जो साउंड आता है ना, इसको हम ओपनिंग स्नैप मरमर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्नैप। ये ओपनिंग स्नैप का मतलब ये है कि ये ब्लड चाहता है कि हम इस वाल को क्या करें? ओपन करें, लेकिन वो क्या है? वो नैरो है। तो इसका मतलब ओपनिंग मरमर आएगा। और दूसरी बात, जब डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा कि मिड ऑफ द डायस्टोल में, आंसर इज मिड डायस्टोलिक मरमर है। तो जब भी ओपनिंग स्नैप आए और मिड डायस्टोलिक मरमर, तो माइट्रल वाल क्या है? नैरो है। और जब ये नैरो है तो एट्रियम में ब्लड का लेवल क्या है? तो पीछे एसोफेगस को कंप्रेस कर गया, तो क्या करा है? डिस्फेजिया, रूमेटिक फीवर विद डिस्फेजिया विद ओपनिंग स्नैप मिड डायस्टोलिक मरमर इज द हॉलमार्क ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस। ये एमसीक्यूज इस तरह, ठीक है ना? तो ये जनाब किसका हॉलमार्क है? माइट्रल स्टीनोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब याद रहेगी कि नहीं? ये माइट्रल स्टीनोसिस का पेशेंट है, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे मजीद एक और आप लोग को चीज बताता चलो। ये माइट्रल स्टीनोसिस का पेशेंट है। इन्वेस्टिगेशन लिखे, एमसीक्यूज, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू सी द डिग्री ऑफ स्टीनोसिस। एनीवन? भाई कितना नैरो है? अब कितना सेंटीमीटर नैरो है? इट विल टेल अस बाय इकोकार्डियोग्राफ। ये कौन बताता है? इकोकार्डियोग्राफ विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ मच स्टीनोसिस इज देयर, कितना परसेंट है। उस स्टीनोसिस की बेस पे हम सर्जरी की डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना? स्टीनोसिस कौन बताएगा? शाबाश, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी। अगर स्टीनोसिस माइल्ड है, क्या है? माइल्ड है, वी विल ट्रीट द पेशेंट मेडिकली। अगर सीवियर है, वाल्वुलर रिप्लेसमेंट इज द ऑप्शन। फिर हम क्या करते हैं? वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। और अगर इस बंदे ने वाल्व रिप्लेस की और इसको 3 महीने बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, कॉमन काज क्या होगा? एक्सीलेंट। इसी तरह पढ़ते रहे, ठीक है ना? क्योंकि प्रोस्थेटिक वाल्व, आर्टिफिशियल वाल्व पे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की कॉमन काज है एपिडर्मिडिस। एक्सीलेंट, ठीक है? तो ये आप लोगों को चीजें आनी चाहिए क्विकली। तो मेडिकल थेरापी फॉर माइल्ड स्टीनोसिस, लेकिन सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट फॉर सीवियर स्टीनोसिस। क्लियर है? आखिर में मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, एस एमएस माइट्रल स्टीनोसिस पेशेंट रिसीव thrombolytics or not? This is a question from you people. एमएस पेशेंट को थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? अजनफर कमेंट करें ना। थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब क्या है? वो ड्रग जो थ्रोम्बस क्लॉट को खत्म करे, उसको क्या कहते हैं? थ्रोम्बोलाइटिक। तो माइट्रल स्टीनोसिस पेशेंट में तजावल के मुताबिक तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नो, ठीक है ना? हाँ जी, नेक्स्ट, नो, देने चाहिए, देने चाहिए, शुक्र है। और कोई थर्ड पार्टी?
पीटीआई पीएमएलएन के अलावा कोई और पार्टी? हाँ जी, हाँ, बोथ एंड भी, चलिए बोथ है, और नन ऑफ देम कौन है? नन ऑफ दिस, ठीक है ना? हाँ जी, देने चाहिए कि नहीं? देने चाहिए, देने चाहिए। मसूद, मर्जी है तो दे ना दे, ठीक है ना? हाँ जी, याद रखे, बहुत आसान सवाल, बहुत, हाँ, देने चाहिए कि नहीं? अजब गुल, थ्रोम्बोलाइटिक्स वो है जो थ्रोम्बस को खत्म करता है, तो मर्डर स्नूज पेशेंट में तो मर्डर वाल नेरो है ना, इसमें देने चाहिए कि नहीं? देने चाहिए। इधर देखे, आंसर इज यस, देने चाहिए। वजह क्या है, कौन बता सकता है? हाँ, एक्सीलेंट, दिस इज आंसर। जब लेफ्ट एट्रियम डायलेट हो जाए, इसमें ब्लड रिटेंशन क्या होगा, और आगे ब्लड जाता नहीं है, तो जहां पे ब्लड की रिटेंशन या स्टेसिस होती है, स्टेसिस ऑफ द ब्लड, इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस, ये क्या करा सकती है? थ्रोम्बस करा सकती है। और इस थ्रोम्बस से अगर पीस क्या हो जाए, डिटेच, दैट इज कॉल्ड एम्बोलस, और वो पीस अगर इस वाल से किसी भी वजह से निकले तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्रेन वेसल को जाकर ब्लॉक करके स्ट्रोक करा सकता है। तो माइट्रल स्टेनोसिस पेशेंट डेवलप स्ट्रोक बिकॉज ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, देयरफॉर इन लोगों को क्या करना चाहिए? थ्रोम्बोलाइटिक्स ड्रग देने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर एक और क्वेश्चन आ जाए, विच इरिथमिया इज सीन, इरिथमिया अलग पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इन एमएस पेशेंट। हाँ जी, एमसीक्यूज है। व्हाट इज इरिथमिया? एक्सीलेंट, एबनॉर्मल रिदम, हार्ट साउंड को मरमर कहते हैं। एबनॉर्मल रिदम, रिदमिसिटी ऑफ द हार्ट इज एबनॉर्मल, इसको इरिथमियास कहते हैं। इरिथमिया के स्किन द पेशेंट, इरिथमियास के कई अकसाम हैं। दोज इरिथमियास विच अराइजेस फ्रॉम द एट्रियास आर एट्रियल इरिथमियास, कुछ होते हैं वेंट्रिकुलर इरिथमियास, फिर कुछ इरिथमियास है जिसमें हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। हार्ट रेट नॉर्मल कितने तक होता है? 60 से, कुछ इरिथमियास में 500 में भी जाता है। ऐसा इरिथमिया जिसमें हार्ट रेट 350 क्रॉस करे पर मिनट, कितना? 350, इसको कहते हैं एट्रियल फेब्रिलेशन। इसको डॉक्टर्स या कार्डियोलॉजी वाले एफएफ कहते हैं, एफएफ, एट्रियल फेब्रिलेशन, ठीक है ना? एफएफ सिंपल, अ टाइप ऑफ इरिथमिया जिसकी ओरिजिन कहां से हो? एट्रिया से हो, और उसमें हार्ट रेट 350 क्रॉस करे, तो हार्ट कैसे होगा? फिर फ्लिकरिंग करेगा कि नहीं? तो एट्रियल फेब्रिलेशन अगर हो जाए पेशेंट में, सुन ले, माइट्रल स्टेनोसिस पेशेंट में क्या बन सकता है? एक्सीलेंट, क्या बन सकता है? थ्रोम्बस बन सकता है। और टॉप पे पेशेंट को क्या हो जाए? ओके, ये नाम सुना है कि यहाँ पे एसए नोड होता है, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, और यहाँ पे क्या होता है? एवी नोड। ये हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम में इंशाल्लाह। एसए नोड से इम्पल्स आता है किसको? एवी नोड को। इस तरह दोनों एट्रिया से गुजर के आता है। अगर इस साइड का एट्रिया क्या हो चुका है? डायलेट, तो फिर इम्पल्स आने में ज्यादा देर लगेगी कि नहीं? तो ये रिदम इसके साथ मैच करेगा। एबनॉर्मल रिदम इज कॉल्ड इरिथमिया, और ऐसा इरिथमिया जिसमें रेट कितने को क्रॉस करे, उसको फेब्रिलेशन इरिथमिया कहते हैं। अब इधर फोकस करिए, सारी फिजियोलॉजी बेस्ड चीजें हैं। अब ये इधर से जल्दी आ रहे और इधर से ये स्लो, तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेगी, तो ये अपना हिसाब किताब देखेगा, ये अपना, तो एबनॉर्मली फ्लिकरिंग करेगी। और जब 300 क्रॉस करे, इस तरह करता रहे करता, तो भाई इसको अगर आप शेक करते रहेंगे तो इससे क्या डिटेच होगा? पीस, एम्बुलेंस डिटेच हो सकता है, एंड दैट कैन ब्लॉक वेसल इन द ब्रेन, कैन कॉज स्ट्रोक। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इन द माइट्रल स्टेनोसिस पेशेंट इज थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, एंड द रीजन इज एट्रियल फेब्रिलेशन। क्लियर है? ये जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइट्रल स्टेनोसिस पेशेंट क्यों इस तरह आता है। कल इंशाल्लाह हम एयोर्टिक स्टेनोसिस, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, जिसको कहते हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीजेस, लेकिन किस कंडीशन में कौन सा मरमर, कल के टॉपिक के साथ कंप्लीट करूंगा, ठीक है? एक और चीज, हाँ, कौन सा? माइट्रल स्टेनोसिस। देखिए, आप लोग को एक चीज बताने लगा हूं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर आप लोग फिर ये चीजें बाद में पढ़ेंगे ना, ये देखे हम सीवीएस वाला पार्ट पढ़ते हैं, एक बंदे को देखे, ये वॉल्वुलर हार्ट डिजीज है, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, इसमें हम माइट्रल स्टेनोसिस पढ़ चुके हैं। रिगर्जिटेशन 5 मिनट का है, वो कल में। इधर क्या लिखा है इन लोगों ने दूसरे में? हाँ, कभी एट्रिया की स्टेनोसिस होती है? एट्रिया चेंबर है कि वाल है? इस गाइडलाइन में मैंने 10 गलतियां कल निकाली है। कल को अगर कोई लकीर का फकीर हो कोई, एट्रियल स्टेनोसिस भी होती है।
एट्रिया इज अ चेम्बर, इट इज नॉट अ वॉल। स्टीनोसिस हमेशा किसकी होती है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ये एयोटिक स्टीनोसिस की बात कर रहे हो, एयोटिक रिगर्जिटेशन की। इसमें 9-10 गलतियां कल निकाल चुके, और सिस्टम में भी है बहुत ज्यादा इस तरह, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ये ऐसा ना हो कि ये उठाओ को या सर वो एयोटिक स्टीनोसिस की चीज है, ठीक है ना, ये नहीं होता, ये गलती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह वी विल बी रिमेन अपडेटेड टू दिस, ठीक है, ताकि टारगेट के हिसाब से जाए। कल वाले कौन से चीजें मैंने पढ़ाए थे? ओके, कार्डियक टेम्पोनॉट ऑलरेडी कवर। कार्डियोमायोपैथी, सुन ले, कार्डियो मीन हार्ट, मायो मीन मसल, पैथी मीन डिजीज, अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस विच कैन टारगेट द हार्ट मसल, इसको कार्डियोमायोपैथीज कहते हैं। कार्डियोमायोपैथीज 3 तरह के होते हैं, डायलेटेड, हाइपरट्रोपिक एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सबसे मोस्ट कॉमन क्या है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। इसमें एक चीज याद रखे, चागास डिजीज, ठीक है, इट कैन कॉज डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी, एक एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज इसके अंदर ये याद रखना है, विच एंटी कैंसर ड्रग, डॉक्सीरोबसिन, ठीक है, ये भी पता, डॉक्सीरोबसिन इज अ एंटी कैंसर ड्रग कैन कॉज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी 90% होता है, इसमें सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। और इसमें कौन सा हार्ट साउंड होता है? S3 हार्ट साउंड। हुक्म में आते हैं, हुक्म, हाइपरट्रो हो गए। कार्डियोमायोपैथी इन प्रेगनेंसी, बात क्या है? प्रेगनेंसी में कार्डियोमायोपैथी इज ऑलवेज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये एमसीक्यूज भी है। और एक कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी से? टाइमिन, एक्सीडेंट, बेरी बेरी, बेरी बेरी इज अ विटामिन B1 डेफिशिएंसी, इससे भी डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी होता है। हाइपरट्रोपिक इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन यंग एथलीट, इसके अंदर कौन सा हार्ट साउंड होगा? S4 हार्ट साउंड, दैट्स इट। रिस्ट्रिक्टिव इज लेस कॉमन, वो इतना इंपोर्टेंट नहीं है। रूमेटिक फीवर आपको बताया था, सोर थ्रोट होता है, उसके बाद इन्फेक्शन होता है। हाँ, कोई क्वेश्चन है? इन्फेक्शन के खिलाफ क्या होती है? एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनती है, और वो जाकर ज्वाइंट्स को डैमेज करते, आर्थराइटिस, माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। इसके अंदर नेक्स्ट क्या है? सबकुटेनियस नोडुल, पेन कार्डाइटिस, एरिथीमा मार्जिनेटम और सेडेनाम कोरिया, ठीक है, ये 5 चीजें हैं मेजर जोन क्राइटेरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रूमेटिक फीवर है, इसमें टेम्परेरी ज्वाइंट इन्वॉल्व होती है, आज एक ज्वाइंट कल दूसरा, परसों तीसरा, लेकिन परमानेंट हार्ट को बाइट करता है। ऐसा फीवर जिसमें ज्वाइंट टेम्परेरी इन्वॉल्व है, हार्ट परमानेंट इन्वॉल्व हो, वो रूमेटिक फीवर होता है, ठीक है जी। ओके, हार्ट में कौन सा कंडीशन कराता है? पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस, तीनों लेयर की इन्फ्लेमेशन को पेन कार्डाइटिस कहते हैं। उसमें अशोक बॉडीज का नाम सुना होगा, अशोक बॉडी, ये मायोकार्डाइटिस में बनता है। और एनिट्सकोसेल, ये भी मायोकार्डाइटिस में होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन रूमेटिक फीवर इज मायोकार्डाइटिस, ठीक है, ये मायोकार्डाइटिस है। तो इंशाल्लाह कल से फिर 12:30 पे मिलेंगे। और इंशाल्लाह देखे, रिदम एक दफा पकड़े ना, यू पीपल विल बी अलर्ट। क्लास में 10-15 मिनट पहले आया करें। जो लोग आप आज भी लेट हो गए सारे, ट्राई टू अटेंड एवरी क्लास फ्रॉम द स्टार्ट, एवरीथिंग इज अ न्यू, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अभी रिदम आप लोग पकड़ेंगे एक दफा, फिर ये मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। और मैं इतना पढ़ाऊंगा जितना आप लोग एब्जॉर्ब कर सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह मेहनत का सिला जरूर देता है इंशाल्लाह, ठीक है। हमारे देखे यूनिवर्सिटी में एक बंदा है, डॉक्टर इजाज नाम है, इज अ वेरी गुड टैलेंटेड पर्सन। उसने बहुत सी एग्जाम दिए थे, लेकिन उसने कहा सर जब मैं आपसे पढ़ता हूँ, आप जो चीज पढ़ाते पता नहीं वो कहाँ से आते, मैंने वो नहीं पढ़ी होती, ठीक है ना। कहने का मतलब ये जो लेक्चर है ना, ये 4 से 5 चीजों की मैं कम्बिनेशन पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये है, अगर आज मैं कोई चीज पढ़ाता हूँ ना, देखे ये तो टॉपिक, इसके ऊपर ये मैंने काम किया है। अगर ये पीएमसी टॉपिक है ना, इसके ऊपर देखें, आप लोगों को मैं बताता चलूँ इसके ऊपर मैंने काम क्या होता है। सिर्फ टॉपिक को देख के पढ़ाई नहीं होती, टॉपिक को देख के इससे चीजें निकालनी होती हैं, और इसे मैं 3-4 घंटे लगाता हूँ। तो इंशाल्लाह जो होगी कंबाइंड मेहनत होगी, और इंशाल्लाह ताला सबको पास करो, कामयाब करे, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह कल 12:30 पे मिलते हैं।